तो आज हम बात कर रहे हैं फोर्स की। फोर्स, और आज मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज फोर्स, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द फोर्स, और वो जो फोर्स है उसके अलग अलग पार्ट को हम यहाँ पर डील करेंगे। जितने भी उसके काइंड्स है फोर्स के, उसको सेपरेट सेपरेट हम डील करेंगे, उसका प्रॉपर्टी जानेंगे, देखेंगे उसको कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं, डायरेक्शन जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन आज हम इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज अ फोर्स, ये फोर्स है क्या। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट आफ्टर अप्लाइंग चेंज और टेंड्स टू चेंज द शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। मीन्स ये फोर्स क्या है? फोर्स, एक पहली बात तो कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होता है दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड। ओके, तो ये फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो अगर आप किसी बॉडी पर लगा रहे हो, इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स on the to any body, then what will happen? Then that force will change, that force will change or tend to change, that will change or tend to change the shape, size or state of rest and motion. Means let's say कि ये हमारा एक कोई बॉडी है, इस पर हमने एक फोर्स को अप्लाई किया, तो ये दो करेगा, या तो इसके शेप को चेंज कर देगा, लेट से आफ्टर फोर्स ये पार्ट बच गया, ठीक है। और अगर ना भी हो, कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी वो बॉडी होता है जिसका शेप एंड साइज जो है नॉर्मल फोर्स के थ्रू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई रिजिड बॉडी है तो वो चेंज ना भी करे तो उसको चेंज करने का कोशिश करेगा। जैसे मैं एक वॉल पर लगा, रिजिड वॉल है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इसका शेप एंड साइज को चेंज नहीं कर सकता, बट ट्राई टू टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज। और या तो ये क्या करेगा, एक बॉल है उसको आपने फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा, उसमें वेलोसिटी आ जाएगी। ये इनिशियली जीरो वेलोसिटी पर था, रेस्ट पर था, इस पर हमने एक फोर्स लगाया तो फोर्स के डायरेक्शन में क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। इसलिए कह रहा है इट विल चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये रेस्ट पर था, इसको मोशन हो गया। या लेट से इधर से वो बॉल आ रहा था समथिंग वी वेलोसिटी, हमने इधर से एक फोर्स लगा दिया, तो उसको क्या करेगा, उस बॉडी के मूवमेंट को अपोज करेगा। तो मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने की भी कोशिश करेगा। तो ये फोर्स होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फोर्स क्या है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप जानते हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके दो टाइप होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। इट हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। इट हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जबकि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। लेट मीन से कि हम अगर फोर्स लिख रहे हैं 10 न्यूटन, तो हमें इस फोर्स के न्यूमेरिक वैल्यू के साथ उसका डायरेक्शन बताना होगा। लेट से ये ईस्ट में लग रहा है, मतलब ये डायग्राम बनाया हो, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो लेट से इधर की ओर तरफ फोर्स लग रहा है, किधर, ईस्ट की तरफ, 10 न्यूटन का फोर्स। तो क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड भी बताया है और डायरेक्शन भी बता दिया, तो ये कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या है। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। सीजीएस में यही यूनिट जो होता है वो डाइन होता है, ठीक है। सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है, डाइन। ऐसा यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो क्या है, न्यूटन है। अब जो है रिलेशन देखोगे तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। ये रिलेशन होता है 1 न्यूटन इक्वल टू
10⁵ डाइन, ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन आगे हम देखेंगे, इसको फाइंड आउट भी करेंगे। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फोर्सेस। तो फोर्स का दो टाइप का फोर्स होता है, लगता है नेचर में। एक को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरे को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरे को क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पहले देखते हैं कि व्हाट आर द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम पहले देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या देखते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पहले कॉन्टैक्ट फोर्स देखते हैं कि क्या होता है। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है हमें कि क्या कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या होगा, व्हेन द टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, लेट्स से ए और बी, दो बॉडी है, कॉन्टैक्ट है, तो इस कॉन्टैक्ट पर जो फोर्स लग रहा है, कॉन्टैक्ट के कारण जो फोर्स लग रहा है, द रीजन द कॉन्टैक्ट फोर्स कब लग रहा है, व्हेन द टू बॉडीज will be in contact, then the force between that body will is called contact force। वो क्या कहलाता है, contact force। अब देखते हैं कि contact force होता कितने टाइप्स का है। तो देखो contact force जो होता है, there are 5 types, mainly contact force are of 5 types: friction force, normal force, tension force, spring force और force during collision। क्या क्या बोला मैंने, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। इन ईच एंड एवरी केस क्या होगा, 2 बॉडीज और 3 बॉडीज विल बी इन कॉन्टैक्ट और वो कॉन्टैक्ट के कारण जो फोर्स लगेगा, राइज होगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो एक एक करके पहले स्टडी करते हैं भाई। पहले हम देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्शन भी बताता जाऊंगा कि फोर्स एक्ट कैसे करता है। लेट्स से कि हमारे एक टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। हमारे टेबल पर क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक लेट्स से ए नाम का एक ब्लॉक रखा हुआ है। हमने क्या किया, हमने इस पर एक फोर्स लगाया। लेट्स से कि हमने इस पर एक फोर्स लगाया। अब क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है और जो टेबल का सरफेस है, ये ब्लॉक है और टेबल का जो सरफेस है, ये सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस नहीं है, नॉट फ्रिक्शनलेस। ये फ्रिक्शनलेस नहीं है, मतलब ये स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है। तो क्या होगा, इसमें एक फ्रिक्शन अराइज होगा। तो क्या होगा कि लेट से इस पे एक फोर्स लगा रहे हो आप। अच्छा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके टॉप पर हम ये वेक्टर शो करते हैं। ठीक है ना, वेक्टर बता देते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, नॉर्मल ऑफ प्रूफ में आप नहीं लिखना है तो अब नॉर्मल 10th क्लास तक आप एफ भी लिख के बता सकते हो, बट यू शुड नो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेट्स से इस पर एक फोर्स इधर लगा। अब क्या होगा, फ्रिक्शन करता क्या है, आप पैर को स्लाइड करके चलते हो, पैर को जमीन पर, तो लगता है आपके मोशन को कोई अपोज कर रहा है। यह क्या करता है, अपोजिंग मोशन। ये मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, ये फ्रिक्शन। यानी जिधर फोर्स लगाओगे, फोर्स अगर इधर की ओर लगा रहे हो तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा, अपोजिट एक्शन लगा। तो देखो ये क्या हुआ, ये क्या, अब ये टेबल और ये बॉडी आपस में कांटेक्ट में है। दूसरी बात की कांटेक्ट फोर्स है, तो जहां पर दो बॉडी आपस में टच कर रही है, कांटेक्ट में आ रही है, फोर्स वहीं पर लगेगा। तो आपने ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ये एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा दिया मूवमेंट के लिए। तो ये जो सरफेस है और बॉडी है, इसके बीच में एक अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगा, ये फ्रिक्शन फोर्स है, स्मॉल एफ से हम दिखा रहे हैं। ये क्या लगा, फ्रिक्शन फोर्स है। ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और कहां पर लगता है, उस पॉइंट पर लगता है जहां दो बॉडी का कांटेक्ट हो रहा है। तो ये क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये ध्यान देना। अब देखते हैं कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है। अब देखेंगे हम नॉर्मल फोर्स क्या होता है। अब जरा बात कर लेते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स सबका डायरेक्शन आप देखते जाना, आपको बाद में फ्री बॉडी डायग्राम बना के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। अब नॉर्मल फोर्स क्या होता है कि लेट से इसी को हमने एक क्या के टेबल पर फिर से उस ब्लॉक को रखा है हमने, ये टेबल है,
ब्लॉक को रख दिया। अब क्या होगा कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक का अपना भी कुछ वेट होगा, ब्लॉक का क्या होगा, अपना भी कुछ वेट होता है। तो क्या होता है, वेट जो होता है ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये W वेट है हमेशा डाउनवर्ड। और क्या है कि जो भी रिजिड बॉडी होती है वो उसके सेंटर ऑफ मास से वो फोर्स एक्ट करता है। जो उसका वेट है, वेट हमेशा सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करेगा, तो हम वहीं पर दिखाएंगे। लेट से इसका सेंटर ऑफ मास ये है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहां पर बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। इट इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, सपोज टू बी concentrated. The point of the body, the point within the body or outside the body where all the mass of the body is supposed to be concentrated. तो ये वेट हमेशा नीचे लगा। अब क्या होगा, ये जहां पर कांटेक्ट है बॉडी का, ये नीचे लगाया तो क्या होगा, ये फॉल तो नहीं कर रहा है, ये फॉल नहीं कर रहा है, टेबल पर रखने का बॉडी फॉल नहीं कर रहा। अगर फॉल नहीं कर रहा है तो इसको कोई एक ऐसा फोर्स तो है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको रोक रहा है। एल्स वेट के लिए क्या होता है, अगर वेट लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये एक फोर्स लगा हुआ डाउनवर्ड, क्या होगा, फॉल करेगा। तो यहां से क्या होगा, एक टेबल जो है इस पॉइंट से फिर से एक फोर्स लगाता है नॉर्मल बॉडी का, नॉर्मल 90 डिग्री पर, बॉडी जो है उसके 90 डिग्री पर, सरफेस पर 90 डिग्री नॉर्मल। इसलिए इसको रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, इसको कभी रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। क्यों रिएक्शन फोर्स बोल रहे हैं, वेट लगाया, वेट के रिएक्शन को उसको बैलेंस करने के लिए ये फोर्स लगा नॉर्मल। ये हमेशा नॉर्मल लगता है। लेट से ये ऐसा कोई सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है, ये बॉडी हमने रखा है, तो देखो वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा, ये भूलना नहीं है। वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड ही लगेगा, लेकिन ये बॉडी कांटेक्ट में यहाँ, तो ये नॉर्मल जो है ये सरफेस पर नॉर्मल लगेगा। इसको कभी आर से भी करते हैं, ये सरफेस पर नॉर्मल लगता है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। ये नॉर्मल फोर्स जो है सरफेस पर नॉर्मल लगेगा, ये जो सरफेस है उस पर नॉर्मल 90 डिग्री तक, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। आप इसको ले रहे हो, पाम पर रख रहे हो डस्टर या किसी को, तो क्या कर रहा है, ये डस्टर का वेट डाउनवर्ड लग रहा है, पाम और डस्टर के बीच में नॉर्मल इसको अपवर्ड लिफ्ट करके रखा हुआ है, बैलेंस करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोर्स होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं टेंशन फोर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम टेंशन फोर्स क्या होता है। अब है आपका टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, देखो नाम टेंशन है, ये वो फोर्स है जो स्ट्रिंग में लगता है। फोर्स exerted on rope और string। ये रोप और स्ट्रिंग में जो फोर्स आता है, अराइज होता है ड्यू टू समथिंग एक्सटर्नल फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। लेट से कि ये हमारा सीलिंग है, इसमें हमने एक रोप बांधा और उस पे ब्लॉक को हमने हेल्प कर दिया है, उसको टांग दिया है, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो बॉडी है इसका खुद का कुछ वेट होगा, और वेट हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वेट हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है ना, ये वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसको कोई तो ऐसा एक फोर्स है जो इस वेट को हैंग करके रखा हुआ है, ये डाउन गिर जाता, तो वो क्या है, वो फोर्स क्या है, यहां पर अपना हमेशा देखना है कि जो भी हमारा सिस्टम होगा, सिस्टम कहते हैं जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, ये ऑब्जेक्ट हमारा एक तरह से सिस्टम है, ठीक है ना, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट को सिस्टम बोलते थे। ये सिस्टम के बाहर में और नियर बाय ही कुछ ना कुछ ऐसा फिनोमिनन होता है जो इसको अफेक्ट करता है, किसी भी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो इस बॉडी के बाहर क्या है, स्ट्रिंग है, ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है ना, स्ट्रिंग है। तो ये क्या करेगा, इस बॉडी के लिए एक ऊपर साइड में इसको बैलेंस करने के लिए, यानी W इक्वल टू T, इसको बैलेंस करने के लिए। अब ये पॉइंट को देखो, ये अपवर्ड ऐसे हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर एक फोर्स ऐसे लगा, इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे लगा,
फिर यहाँ से ऐसे लगा, ये आपस में दूसरे को बैलेंस करता चलता है, ये दूसरे को एक दूसरे को क्या है बैलेंस करता चलता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, इसको बैलेंस कर रहा है, ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है रोप में, उसी फोर्स को हम क्या कर रहे हैं टेंशन फोर्स, कैपिटल टी से टेंशन फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा स्ट्रिंग में क्या करता है, ये हमेशा पुल करता है, याद रखना इट इज अ पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स, ये हमेशा पुल करता है। ये ब्लॉक को स्ट्रिंग बांध दियो तो इसको पुल ही करेगा, ये ब्लॉक है तो ये टेंशन इधर लगेगा, हमेशा इसको पुल करेगा। कभी भी रोप जो है पुश नहीं कर सकता, उसको धक्का नहीं दे सकता है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल है तो, ठीक है। तो ये हो गया टेंशन फोर्स। अब इसको पता कैसे चलेगा कि भैया ये फोर्स एग्जिस्ट, सच में टेंशन कोई रोप में फोर्स लगता है, तो क्या कि जैसे ही आप इस ब्लॉक को कैंची से काटा आपने, ये ब्लॉक था, इसको हमने क्या किया डिस्कनेक्ट किया, मान लो इसको यहां से डिस्कनेक्ट किया, तो झट से स्ट्रिंग क्या हो जाएगा ऊपर की ओर ऐसे टर्न हो जाएगा, देखना झट से अपसाइड चला जाएगा। ये बता रहा है कि भैया इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा था, वही फोर्स क्या है टेंशन फोर्स है। अब देखते हैं स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। अब जरा स्प्रिंग फोर्स के बारे में देखते हैं। स्प्रिंग फोर्स जैसा नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि फोर्स इन स्प्रिंग, ठीक है, फोर्स इन स्प्रिंग। लेट से कि ये हमारा ब्लॉक है कोई और यहाँ वॉल है, वॉल से हमने एक स्प्रिंग को लगा दिया, ये ब्लॉक ए है। अब देखो ये स्प्रिंग और ये इस ब्लॉक के बीच में भी कांटेक्ट है और ये वॉल और इसके बीच में भी कांटेक्ट है, इसलिए भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। अब क्या होता है कि लेट से देखो हमने क्या किया कि हमने एक फोर्स लगाया, हमने एक फोर्स लगाया था, इस पर कंप्रेस किया उधर की ओर, ठीक है। तो क्या करेगा स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो जाएगा, फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लगाओगे वॉल के साइड में तो ये कंप्रेस हो जाएगा, और जैसे इसको हटाओगे फिर से वो अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, वो फिर से क्या है अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स जीरो करते हो, एफ एक्सटर्नल जैसे ही जीरो करते हो वो अपने इनिशियल पोजीशन में आ गया, ठीक है ना, वो अपने क्या हो गया इनिशियल पोजीशन में आ गया। तो यानी क्या है इस स्प्रिंग में भी कुछ फोर्स लग रहा है, इस स्प्रिंग में भी कुछ फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या कर रहा है रेस्टोरिंग फोर्स है। वो फोर्स क्या है रेस्टोरिंग फोर्स है। रेस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन और शेप को गेन करना चाह रहा है, वो फोर्स अपने इनिशियल पोजीशन और शेप को क्या है गेन करना चाह रहा है। तो स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है वो क्या है रेस्टोरिंग फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स है। और ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्स का अपोजिट लगता है, याद रखना एफ एक्सटर्नल की हमेशा अपोजिट में स्प्रिंग फोर्स लगता है। और ये आगे हम फॉर्मुलेट करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट जितना इसको आप ये करोगे, देखो आपने यहां कर दिया है इसको एक्स किया है, डिफॉर्म किया है, एक्स डिस्प्लेस किया है, तो आप डिस्प्लेसमेंट जितना चाहे कंप्रेस करना या खींच के लेके उसका पोजीशन इधर भी चेंज कर देना। अगर इधर खींच रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स इधर की ओर लग रहा है, अगर एक्सटर्नल इधर है, एफ एक्सटर्नल इधर है तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और ये क्या है जितना डिस्प्लेस करोगे उतना ही वो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का एक्स का, ठीक है ना। अब माइनस एक्स इसलिए बोल रहे हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, माइनस एक्स इसलिए बोलेंगे कि ये हमेशा जिधर फोर्स लगाओगे उसके अपोजिट साइड में अपना डिस्प्लेसमेंट लेगा। अब इसको हटाते हैं तो इसको माइनस के एक्स भी बोलते हैं। आप नहीं भी लिखना चाहते हो तो इसको नहीं लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड बाय के एक्स होता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन को सेंटर मान लेते हो तो मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है ना, ये स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ये डायरेक्शन याद रखना कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उसका अपोजिट में लगेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपका फोर्स ड्यू टू कोलिजन, फोर्स ड्यू टू कोलिजन। आगे भी हम कोलिजन चैप्टर में भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से क्या होता है। अब देखो दो बॉडी था, लेट से ये ए है ये बी है, ये क्या हुआ ए इधर मूव कर रहा था बी इधर कर रहा था, कुछ समय के बाद ये दोनों कोलाइड कर गया, कुछ समय के बाद ये दोनों कोलाइड हो गया, ये बी और ए।
तो क्या होगा, ये इधर की और इधर, अब जब कोलाइड होगा तो ये सरफेस देखो कांटेक्ट में आया, तो ये बी जो है ए पर फोर्स लगाएगा, बी जो है ए पर, और ए जो है बी पर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। ये दो तरफ फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा। ए पर कोलिजन होगा तो फिर से एक ब्लॉक ए का मूवमेंट इधर की ओर शुरू हो जाएगा और ये बी जो है इधर मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अब कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी होगी, कौन सा ब्लॉक स्पीड में जाएगा, कौन सा स्लो में, ये कोलिजन चैप्टर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि ये दोनों बॉडी जब कांटेक्ट में आया तो फोर्स लगा, इसलिए कोलिजन भी एक तरह का क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। कोलिजन भी, फोर्स ड्यू टू कोलिजन भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। अब देखते हैं हम कि सेकेंड फोर्स का टाइप, कि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है। हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या बता रहा है, ये ऐसा फोर्स जो अराइज होता है विदाउट एनी कांटेक्ट, विदाउट एनी कांटेक्ट, विदाउट एनी कांटेक्ट जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। बेसिकली नॉन कांटेक्ट फोर्स कितने टाइप का है, तीन टाइप, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की जरा बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये ग्रेविटी एक टर्म आ रहा है अपना, ग्रेविटी, फ्री फॉल, ये सब टर्म आने वाले हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि दो बॉडी के बीच में जिसके पास सर्टेन मास हो, दो बॉडी जिसका सर्टेन मास हो, उसके बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है। दो बॉडी विद सर्टेन मासेस, लेट्स से m1 और ये m2 है, ये इसका मास है, इसके बीच में सेंटर टू सेंटर एक फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, सेंटर, ये हमेशा सेंटर टू सेंटर ही एक्ट होता है, ठीक है ना। लेट से ये दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है। तो ये दोनों बॉडी में जो फोर्स लगा है, ये क्या करेगा, m1 m2 को इधर अट्रैक्ट करेगा और m2 m1 को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इसका नेचर क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ये बॉडी आपस में, हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। बाद में हम ग्रेविटेशन में पढ़ लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर। G को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, उसको पढ़ेंगे, मतलब दोनों मासेस का प्रोडक्ट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, देखो फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर है। मतलब ये डिस्टेंस जितना बढ़ाते जाओगे उतना उसके बीच में फोर्स कम लगता जाएगा, उतना उसमें फोर्स कम लगता जाएगा। तो जिस तरह अर्थ जो है, अर्थ हर बॉडी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना। फोर्स ड्यू टू अर्थ बोल सकते हो। अब क्योंकि अर्थ का मास दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, इसलिए अर्थ हमारे तरफ नहीं आता है बल्कि और अदर ऑब्जेक्ट उसकी तरफ जाता है, इसलिए इसको जब ऐसे उछाल रहे होते हैं हमेशा नीचे की तरफ गिर रहा है, अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो ये फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन। अब देखो ये दो बॉडी के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस था, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आया है, कांटेक्ट में नहीं आया है, ये इसलिए क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब नेक्स्ट में देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सारे एक ही टाइप के नेचर के हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, जब दो चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल, दो या दो से अधिक चार्ज पार्टिकल हो गए, हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब दो चार्ज पार्टिकल है, फिर से वही दोनों के बीच में लेट से r स्क्वायर डिस्टेंस है, इसका चार्ज q1 है, इसका q2 है, दोनों एक दूसरे से दूर है, तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो लगता है k q1 q2 बाय r स्क्वायर। जैसे ग्रेविटेशन में था, उसमें मास था, इसमें चार्ज है, दोनों फिर से देखो कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज। अब ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नेचर का भी हो सकता है, दोनों नेचर का हो सकता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये दोनों तरह का हो सकता है, मतलब अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। मतलब दो चार्ज पार्टिकल लेट से प्लस क्यू है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये रिपेल करता है, सेम चार्जेस रिपेल इच अदर
अगर अपोजिट चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू है तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, अट्रैक्ट करेगा। इसलिए इसका दोनों तरह का नेचर होता है और ये भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, ये भी डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये फोर्स घटेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं। अब मैग्नेट में जैसा आप जानते ही हो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप घर में भी एक देख सकते हैं, कॉमन को जब हेयर ड्राई और रगड़ोगे और कागज करोगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच में डिफरेंट चार्ज होता है इसलिए वो अट्रैक्ट करता है। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, दो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स लगता है। आप जानते हो कि भैया दो मैग्नेट के बीच में साउथ पोल दो पोल होता है ना, तो सेम पोल लेके आओगे तो रिपल्सन होगा दोनों में, ठीक है ना, और डिफरेंट पोल लेके आओगे साउथ और नॉर्थ तो क्या होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो ये पोल्स, दो पोल्स मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स वो होता है म्यू बाई 4 पाई क्यू m1 क्यू m2 बाई आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस r है तो, ठीक है ना। ये भी देखो तो जितने भी ये फोर्स है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स वो डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा वो घटेगा। ये आगे फॉर्मूला में देखेंगे, बस मैंने लिखवा दिया, आगे हम देखेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स भी दो नेचर का होता है, क्या, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। कैसे, दो सिमिलर पोल होगा तो रिपल्सन, दो डिफरेंट पोल होगा तो अट्रैक्शन। अब हम इफेक्ट ऑफ फोर्स देखते हैं कि फोर्स इफेक्ट क्या करता है। पहली बात, दो इफेक्ट करता है। पहला कि ये बॉडी के स्टेट को चेंज करता है, मतलब अगर बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में भी ला सकता है, उसको उसके डायरेक्शन में स्पीड को बढ़ा भी सकता है, और मूव कर रहा है तो उसको रोक भी सकता है। तो क्या बोलते हैं, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। और दूसरा ये क्या करेगा, शेप और साइज को कर सकता है। जैसे रबड़ लोगे उस पर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, उसका शेप चेंज होगा। आटे को गूंथ देते हो शेप चेंज होता है, तो ये शेप भी चेंज कर सकता है। अब दो तरह की बात हुई, एक रिजिड बॉडी होता है, एक नॉन रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, जिसका शेप हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में रिजिड बॉडी में सिर्फ क्या करेगा वो कि उसके शेप को तो नहीं चेंज कर सकता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, इसलिए उसका शेप चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके मोशन को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन नॉन रिजिड है बॉडी है, जैसे रबड़ है, तो इसका दो केस हो सकता है। आप रबड़ का शेप भी चेंज कर सकते हो और उसको एक फोर्स पे आके मोशन भी दे सकते हो, ठीक है ना, मोशन भी दे सकते हो। ये फोर्स के बारे में टाइप्स और ये था। अब देखते हैं लॉज ऑफ मोशन।